हेलो बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स अध्याय नंबर 13 जिसका नाम है नाभिक, उसके बारे में क्विक रिवीजन करेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग है इसमें परमाणु। परमाणु के बारे में पिछले अध्याय में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखा था। उसमें प्राचीन पद्धति में परमाणु का क्या डेफिनेशन था, उसके बाद जो आए डाल्टन, और उसके बाद जो मॉडर्न डेफिनेशन क्या होता है, इस सब के बारे में हम जानते हैं। तो परमाणु का जो सबसे अच्छा खासम खास प्राचीन पद्धति में जो डेफिनेशन था वो था परमाणु को वो डाल्टन ने बताया था। तो परमाणु के बारे में देखो, सबसे बढ़िया बात बताया था, परमाणु जो है अनकटेबल है, यानी इसे हम काट नहीं सकते हैं। अ का मतलब लिखा है कंट या कैन नॉट, अटम का मतलब होता है कट करना, जिसे हम काट ना सके वो एटम है। और इस बात को बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था डाल्टन सर, है ना। तो डाल्टन ने क्या किया था, ये बातें हम लोगों को बताई थी। तो आगे हम चलते हैं। परमाणु का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। आगे बढ़ें तो ये दूसरा हेडिंग बेटो कि तत्व का निरूपण कैसे किया जाता है। तो तत्व का निरूपण इस तरह से किया जाता है, जहाँ कहीं भी हम तत्व लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कैल्शियम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम Ca लिखेंगे। तो यहाँ पर नीचे पैर के पास में ये उसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 20 और इसका मास नंबर जो है वो 40 ऊपर लिखते हैं, जिसका एग्जांपल यहाँ पर ऊपर हम लोग देखते हैं। तो ये ऊपर यहाँ पर परमाणु क्रमांक और भार लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए अगले वाले में यहाँ बढ़िया से बताया गया है कि मास नंबर जो है ये सर के पास में रहेगा, परमाणु क्रमांक यहाँ पे रहेगा। एग्जांपल में यहाँ दिया लिखा है क्या, नीचे उसका परमाणु क्रमांक के ऊपर भार है। बोरान में भी लिखा है 5 परमाणु क्रमांक 11 भार, और यहाँ पे नाइट्रोजन में भी लिखा है कि 7 परमाणु क्रमांक है और जो 14 है उसका भार है। तो परमाणु क्रमांक को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी कि ए से दिखाते हैं और परमाणु भार को हम लोग जेड से दिखाते हैं। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं। तो ये तीसरा हेडिंग है परमाणु क्रमांक एक्चुअल में होता क्या है, जिसे आप जेड से दिखा रहे हो, ये है क्या। तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो कुल प्रोटॉन की कुल संख्या जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। डेफिनेशन आप याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या जो होगी वो परमाणु क्रमांक होगी, और जेड से जेड यानी परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या। खत्म बात, आगे देखें, याद रखिएगा इसे। अब ये दूसरा हेडिंग है परमाणु भार क्या होता है। तो परमाणु भार जिसे हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, इसे हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। ये ए लेटर बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, कुल संख्या। इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बताएं प्रोटॉन प्लस क्या, न्यूट्रॉन, तो ये हमारा ए के बराबर होगा। यहाँ से यदि हम न्यूट्रॉन का मान निकालना चाहें बच्चों, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस प्रोटॉन, ये हम दिखा सकते हैं। और हमें पता है कि हम प्रोटॉन की जगह पर जेड लिख सकते हैं। तो न्यूट्रॉन निकालने का जो फार्मूला होगा, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, और ये फार्मूला बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। फिलहाल में छोड़ें हम इसे, तो ये याद रखेंगे। द्रव्यमान संख्या जो कि ए है, ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, जो कि कहाँ पाया जाता है, नाभिक में होता है। ठीक, तो आगे आइए देखते हैं। अब ये देखो, सभी एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ना, 30 तक एलिमेंट्स के। यहाँ पर उनके परमाणु क्रमांक इधर दे रखे हैं, इधर आप ध्यान देंगे तो ये सभी उसके परमाणु क्रमांक है। पहले नंबर पे हाइड्रोजन है, और इसका परमाणु भार यहाँ पे दिया है। जो दशमलव के अंक को आप छोड़ देंगे, या फिर उसका लिस्ट नंबर लेंगे, या कह सकते हो एकदम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से जो साइंटिफिक वैल्यू है वही लेंगे, है ना। तो ये सभी जो है, जैसे यहाँ पे देखो 15.99 लिखा है, तो आप यहाँ पे 16 ले लेंगे। तो ये सभी जेड है, इसके परमाणु क्रमांक है जो हम याद किए हैं, 1 2 3 4 5 6। 10वें नंबर पे नियॉन है, 18वें पे आर्गन है। ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके इधर इस साइड में जो कि परमाणु भार लिखा है, जिसे हम कैपिटल ए से देखेंगे, तो आप इसे याद रखेंगे कम से कम 20। ठीक है, तो आगे चलें। ये देखिए सभी एलिमेंट्स हैं, उनके परमाणु भार दे रखे हैं। 30वें नंबर पे जिंक है, जिसका 65.38, आप सिर्फ 65 लिख सकते हैं। ऊपर लिखो, यहाँ पे निकल लिखा है, दिख रहा है आपको, निकल। तो आगे बढ़ते हैं। ये नाभिक के बारे में थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारी है। कक्षा 12 के पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। ये देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। वहाँ पर ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। 3 प्रेक्षण पढ़े थे, उन प्रेक्षण में हमने 3
निष्कर्ष निकाला था उन निष्कर्षों में ये सभी बातें हमें प्राप्त हुई थी। तो ये पूरा इतना बड़ा परमाणु है, देख रहे हैं आप यहाँ तक, देखिए ये इतना बड़ा परमाणु है, तो ये इतना छोटा सा नाभिक, अगर इसके बारे में हम बात करें तो यदि इतना बड़ा ये अगर नाभिक है तो इससे 5 किलोमीटर रेंज का आप डायमीटर खींचेंगे और 5 किलोमीटर डायमीटर में जो एरिया आएगा उतना बड़ा परमाणु होगा, नाभिक कितनी छोटू सा होगा। तो नाभिक के बारे में बस इतनी ही यहाँ पे हम याद रखेंगे और आगे हम चलते हैं। देखें तो ये रहा नाभिक के बारे में और थोड़ी सी जानकारी। क्या रहा कि ये पूरा इतना बड़ा एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा अगर परमाणु है तो ये छोटा सा एरिया नाभिक है। किसके बारे में, इसके आकार के बारे में बात करें, जो कि हम आगे बात करेंगे, तो इसका आकार होता है बच्चों 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर इसका आकार होता है नाभिक का, है ना। ये याद रखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ, नाभिक में दो चीज़ें पाई जाती है बच्चों, ये एक प्रोटॉन पाया जाता है और ये जो ब्लू कलर का है वो न्यूट्रॉन पाया जाता है, दो, है ना। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है इसलिए इसके सर पे प्लस लिख देते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता इसलिए इस पर 0 लिखा जाता है, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी है जिसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है नाभिक की त्रिज्या, परमाणु का आकार 10⁻⁻15 हमने बता दिया, लेकिन उसकी जो नाभिक होगी उसकी कुछ त्रिज्याएं होती है, उस त्रिज्या क्या है, तो इसकी त्रिज्या के बारे में एक फार्मूला आप याद रखेंगे बच्चों। ये फार्मूला है R = R0 a⁻⁴ हाँ, ये a वही है परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु भार, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। तो आप इसे याद रखेंगे। दूसरा यहाँ पे फार्मूला दिया है, यहाँ से कि आप तो देख पा रहे होंगे, नाभिक की संरचना में नाभिक का आयतन का फार्मूला होता है। चूँकि नाभिक को गोलाकार माना गया है तो गोले के जो आयतन होगा 4/3 πr³ और r का मान ये R0³ और a लिख सकते हो आप, तो यहाँ पे हो जाएगा। और नाभिक का जो द्रव्यमान निकालेंगे, द्रव्यमान के लिए आप क्या करेंगे, a में m से उसके मास में उसके परमाणु क्रमांक का, यानी एक न्यूक्लियॉन का आप क्या करेंगे, उसके द्रव्यमान संख्या में गुणा कर देंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। स्पेशली जो आपको बोर्ड में सवाल बनते हैं वो इस पर बनते हैं। R = R0 a⁻⁴ ये उसका द्रव्यमान संख्या है और R0 का यहाँ पर मान देख सकते हैं आप लोग। तो R0 का मान ये दे रखा है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, है ना। ये प्रेस्क्राइब्ड है, आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला हेडिंग होगा समस्थानिक, बहुत छोटे छोटे डेफिनेशन है, आप इसे फटाफट देख लेंगे। तो समस्थानिक किससे कहेंगे, तो जिन तत्वों में परमाणु क्रमांक समान होगा उसे आप समस्थानिक कहोगे। नीचे ध्यान दें तो समस्थानिक, स्थान माने होता है का क्रमांक, है ना। तो यहाँ पे अनुक्रमांक हम लोगों को स्कूल में पहले के टाइम में होता था कि अनुक्रमांक वाइज लोगों को क्या मिलता था, स्थान मिलता था। जिसका रोल नंबर आगे रहेगा वो आगे बैठेगा। इसी हिसाब से आप याद रखेंगे कि स्थान, यहाँ पे लिखा है ना, स्थान समान हो, है, ठीक है। तो जिसका स्थान समान होगा वो क्या कहलाएगा, समस्थानिक कहलाएगा, और जिसका स्थान समान नहीं होगा वो क्या होगा, समस्थानिक नहीं होगा। और यहाँ पे समस्थानिक के एग्जाम्पल में डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया गया है, किसी तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की कुल संख्या समस्थानिक कहलाएंगे। आगे देखते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये रहा बच्चों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इनका नाम यहाँ पर दे रखा है। पहले वाले का नाम है हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 लिखा है, लेकिन इसका नाम होता है प्रोटियम 1H1 के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, 1H1, इसको 1H2 और इसको 1H3। पहले वाले में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, अब ध्यान देंगे, पहले वाले में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, दूसरे वाले में यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है और तीसरे वाले में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। तो ये 3 रहे जिसके प्रोटियम, इसके पहले वाले का नाम हो गया प्रोटियम और दूसरे वाले का नाम है ड्यूटेरियम और तीसरे वाले का नाम है ट्राइटियम, ठीक है। तो आप इन सबको भी ध्यान रखेंगे। आइए नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है, प्रोटियम हाइड्रोजन 1, 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, 1H3 जो हो ट्राइटियम। तो आप इसे याद रखेंगे। यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा मायने रखती है, जिसे आप ध्यान रखेंगे। समभारिक क्या है, सम माने होता है समान, सम माने होता है समान और भारिक माने भार।
तो जिसका भार समान हो, परमाणु भार समान हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। नीचे एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं। समभारिक में अब देखो, परमाणु भार समान, भार समान, भार समान समभारिक, ठीक। आइसो बार कहते हैं, बार से भार। अंग्रेजी में बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो बार से भार याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बार भार ऐसे, ठीक। आगे चले, इसके 3 एग्जाम्पल हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा है आर्गन, इनमें आप ध्यान देंगे तो इसके सभी के भार एक सर पर वाला 40 40 40 समान है। हम लोगों ने तत्व के निरूपण हेडिंग नंबर 2 में देखा था, तत्व को AX, यहाँ पर Z और सर पर A पढ़ते हैं ना, इस तरह से। तो जो भार होता है वो सर पे होता है, तो भार इन सभी के समान है, इसलिए ये क्या है? समभारिक है। आगे हम बढ़ें तो यहाँ पर लिखा है सम इलेक्ट्रॉनिक, है ना। सम माने समान, सम माने समान, और इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉनिक। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। नीचे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, डेफिनेशन दे रखा है, इन सब में हम पता लगाएं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। जैसे नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, चूँकि 3 इलेक्ट्रॉन ये किसी से और ले लिया है तो 7 3 10 हो जाएगा। सोडियम में हम बात करें तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन प्लस है, तो किसी एक को दे दिया होगा तो इसमें से घटाओगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होबा ही करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले लिया है। माइनस का मतलब लिया है बच्चों, है ना। तो जो ले लिया है तो उसके पास आ जाएगा तो उसे ऐड कर देंगे। इस तरह से जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उसे हम क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आगे आए सम प्रोटॉनिक, जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो। इसका एग्जाम्पल सभी समस्थानिक जो होंगे सब प्रोटॉनिक के अंतर्गत आते हैं, है ना। सभी समस्थानिक के एग्जाम्पल्स जो हैं वो सब, जैसे पीछे हमने बताया था प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये सभी जो हैं समप्रोटॉनिक है। इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होगी प्रोटियम वाले को छोड़ करके। आगे हम ध्यान दें यहाँ पे तो सम न्यूट्रॉनिक के बारे में बात करें तो यहाँ पे फिर डेफिनेशन से हमको क्लियर हो गया कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। और ये आपको 2 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हम लोग। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का ये जो फॉर्मूला है बच्चों, Z में से A घटाएंगे। Z क्या है? तो इस तरह से तत्व का निरूपण होता है, नीचे Z ऊपर A, नीचे परमाणु क्रमांक ऊपर भार, है ना। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे तो हमें मिलेगा क्या? न्यूट्रॉन की संख्या। और इन दोनों में ध्यान दें तो न्यूट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए ये क्या होंगे? सम न्यूट्रॉनिक होंगे। आइए, चैप्टर की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से होती है। द्रव्यमान क्षति, जिसका नाम है मास डिफेक्ट, जिसे हम डेल्टा M से दिखाते हैं ना। तो द्रव्यमान क्षति को हम लोग किससे दिखाते हैं बच्चों? डेल्टा M से दिखाते हैं। चलिए याद रखेंगे क्या है, छोटा सा डेफिनेशन देखते हैं। तो द्रव्यमान क्षति होता क्या है इसके बारे में हम समझ लें तो याद रखेंगे, वो जो लड्डू बना होता है, आप जानते हैं लड्डू, वो लड्डू को आप वैसे तौल दो तो उसका जो वज़न आएगा, और उसको उसके बूंदी को निकाल दो, उसको बुनिया को, बूंदी को निकाल दो, छोटे छोटे दाने को निकाल दो, और उस दाने को तौलोगे तो उस दाने का वज़न ज़्यादा आता है और उस समूचे लड्डू का वज़न कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब ये रहा कि एक परमाणु का इसे समूचा जो द्रव्यमान है उसे हमें कैपिटल A से दिखाते हैं, और इसके परमाणु के पूरा जो द्रव्यमान है उसके नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होगा, और जो कैपिटल A से दिखाया जाता है। जबकि इसके नाभिक में 2 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, इस प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान को हम जोड़ दें, न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान को जोड़ दें, तो हम जब इनके टोटल द्रव्यमान को जोड़ देते हैं तो इसका जो ये है, ये जो A परमाणु क्रमांक है, उनके टोटल द्रव्यमान से सदैव कम आता है। तो इन द्रव्यमान में जो अंतर आता है उसी को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। हम इसे डेल्टा M से दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों A में से, या हम इसे ऐसे कर दें कि जो डेल्टा M है ये बराबर होगा प्रोटॉन के द्रव्यमान को हम जोड़ दें और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को हम क्या कर दें? जोड़ दें, और इनमें से इनके परमाणु क्रमांक को घटा लें। यही जो डेफिनेशन होगा प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान को हम पहले क्या कर लें? जोड़ लें, और जोड़ने के बाद हम उसके परमाणु क्रमांक को घटा दें, हो जाएगा। उसके बाद जो अगला है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा के बारे में बात कर लें तो बंधन ऊर्जा क्या होता है? तो बंधन ऊर्जा होता है, ये एक ऐसी ऊर्जा है
जिसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा के नाम से आप जान सकते हो। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा ऐसी बंधन ऊर्जा होता है, हमें पता है कि एक नाभिक, एक परमाणु के नाभिक होता है, इस नाभिक में दो कण होते हैं बहुत छोटे से जगह में। कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस छोटे से जगह में कैसे बंधे हैं, उसके बंधे रहने के लिए उस परमाणु के नाभिक द्वारा इन दोनों कणों को बांध कर रखे रहने के लिए, फ्री छूट न जाए, जो ऊर्जा, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं या नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा को बच्चों या तो डेल्टा बी से या तो डेल्टा ई से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखेंगे। और इसका जो सूत्र होगा आगे ये देखिए, नाभिकीय बंधन ऊर्जा डेल्टा बी या डेल्टा ई, नाभिकीय कण प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखनी है तो ऊर्जा जो होती है वो बंधन ऊर्जा होगी। और बंधन ऊर्जा का जो फॉर्मूला है डेल्टा बी इज इक्वल टू द्रव्यमान शक्ति में प्रकाश की चाल से गुणा कर दो भी आपको मिल जाएगा। और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे, बंधन ऊर्जा जो मिला है उसमें परमाणु भार से या परमाणु क्रमांक, यहाँ पे परमाणु क्रमांक लिखे हैं, ये आपका थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे परमाणु भार होना चाहिए ना, द्रव्यमान संख्या से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।